नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ पर सामान्य हिंदी के, जो कि आयोग द्वारा आजकल नए रूप में पूछे जा रहे हैं डीप नॉलेज चेक करने के लिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, वह कौन सा समास कहलाता है? तो आपको पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है और कौन से समास या किस समास के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान से उसको पढ़ के और उसको समझ के उसका राइट आंसर अपने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तर पद। मैंने आपको पद की प्रधानता के आधार पर अभी मैंने एक अपने वीडियो में आपको समास के प्रकार भी बताए हैं और उसके विषय में थोड़ा बहुत बताया है। तो देखते हैं कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो। क्या क्या संबंध हो? उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का क्या हो? संबंध स्थापित होता हो, जहां जिस समास में उस समास के विषय में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा समास है, क्योंकि उत्तर पद की प्रधानता तीन प्रकार के समासों में होती है: तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको इन्हीं में से कुछ कि यहाँ पर परिभाषा पूरे डेफिनेशन दे देंगे और आपको उसमें समझना होगा कि ये कौन सा समास है। तो देखते हैं यह कौन सा समास है जहां पर उपमान और उत्तर पद प्रधान तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध होना चाहिए। वह कौन सा समास है? वह समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को एक उदाहरण के द्वारा यहां पर समझते हैं। चरण कमल। तो यहां पर इसका जो अगर विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। तो जो चरण अर्थात जो पैर है, उनकी तुलना या उनकी समानता किससे गई? उनकी समानता, चरणों की समानता किससे की गई है? कमल से। तो कमल क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, और ये विशेषी हो गया, ये उपमान, ये उपमेय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने उदाहरण आपने इस प्रकार से समझना है इसको। तो नंबर दूसरा देखते हैं। आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों, किस प्रकार के अव्यय है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे भी शब्द आपको दे सकते हैं प्रश्न में, या हो सकता है आज शब्द दे दें, या हो सकता है कब दे दें, या हो सकता है इधर उधर। इनमें से कोई भी शब्द आपको दे सकते हैं और ऑप्शन में दे सकते हैं कि ये कौन सा अव्यय है। ठीक है, या किसके अंतर्गत ये आता है। तो आपको उसका राइट आंसर देना है। तो इसलिए मैंने इसके सारे उदाहरण ले लिए हैं। तो ये किस प्रकार के अव्यय के अंतर्गत आते हैं? ये शब्द आते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं? आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों। क्यों शब्द दे सकते हैं क्योंकि वो प्रश्नवाचक भी आपको लग सकता है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय भी है। यदि आपको अव्यय के विषय में पूछा जाएगा तो ये क्या है? अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बनता है जो शब्दों के जो रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो वचन, लिंग और कारक के आधार पर जो परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो नंबर तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। कैंची, चाकू, तोप, चम्मच, सौगात, बारूद, बीवी किस भाषा के शब्द है? तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कई भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित है, क्योंकि हमारे देश में
समय समय पर कई विदेशियों ने यहाँ पर शासन किया है, तो उन्हीं के साथ साथ उनके जो आम बोलचाल की भाषा है वो यहाँ प्रयोग में आती रही, और जिस वजह से वो हमारे हिंदी में भी ले ली गई है। कुछ जो कि क्यों ले ली गई है और कुछ हिंदीकरण करके या तद्भवीकरण करके उसे ले ली गई है। तो देखते हैं ये किस भाषा के शब्द है। ये है आपके तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा। ठीक है, तो मैंने आपको तुर्की भाषा के इतने शब्द लिखाए हैं। हो सकता है इसमें से कैंची शब्द पूछ ले और उसमें ऑप्शन दे दे तुर्की, डच, उर्दू या पुर्तगाली। तो हो सकता है चाकू दे, तोप दे, चम्मच दे। चम्मच हम डेली यूज करते हैं, जो डेली हमारे जो किचन में प्रयोग किया जाता है। हो सकता है ऐसा शब्द पूछ लें, तो आपको इन शब्दों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो देखते हैं नंबर चौथा प्रश्न। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक है, किस प्रकार के संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आती है, किस प्रकार की संज्ञा कहलाती है। जो एक व्यक्ति का वाचक न होकर, एक व्यक्ति का वाचक न होकर किसका वाचक है, समूह या समुदाय का। ठीक है, जिसमें समूह या समुदाय का वाचक होता है जो संज्ञा शब्द वह कौन से संज्ञा कहलाती है। जैसे उसके उदाहरण हम देख लेते हैं कुछ। वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, टी सेट। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको वर्ग दे दें और उसके नीचे संज्ञाओं के नाम दे दें। सभा दे दें, ये सभा काफी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। और समिति दे दें, आयोग दे दें, आयोग भी दे सकता है। तो उसके नीचे आपको संज्ञाओं के नाम दिए रहेंगे। तो ये जो संज्ञा है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आती है, ये आती है आपके समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये सारे उदाहरण। और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, क्या दर्शाती है, जो एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह और समुदाय का वाचक होती है। ठीक है, और उसके अंतर्गत उसके उदाहरण क्या क्या है आप इनको देख सकते हैं। ये सारे उदाहरण किसके हैं, समूहवाचक संज्ञा के।